हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 कवर किए थे, जिसमें पूरी क्लास यानी हम लोग का थ्योरी का था, जिसमें पॉइंट वाइज आपको यानी एक्सप्लेन करके हम समझाने का पूरी तरह से प्रयास किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या चैनल में विजिट करके वहाँ से भी आप इसको आसान तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से अगर देख लेते हैं तो 100% आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग या आपको कहीं बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, या बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे, उसका फिर टेस्ट पेपर लगाएंगे हम लोग चैप्टर 1 का ही। तो चलिए आज हम लोग यानी पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा हम लोग का थ्योरी रह चुका था, रह गया था, उसको आज यानी कवर करते हैं। उसके बाद साथ साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे आज के सेशन में। आप लोग पूरी तरह से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं, 2023 में अगर आपका एग्जाम है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते। देखिए, सामाजिक जीवन, उससे पिछले क्लास में हम क्या आपको बताए थे, यानी नगर योजना आपको बताए थे। उसके बाद आज बताएंगे क्या, सामाजिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग यानी अध्ययन करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी, यहाँ सामाजिक जीवन जो है क्या है, सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ का आप लोग जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, उसका खुदाई से प्राप्त सुई के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले वस्त्र भी पहनते थे। ठीक है, ये इसका सामाजिक विकास है, क्योंकि इन लोग अपने हाथ से भी बुने कपड़े पहनते थे। ठीक है, केश विन्यास प्रचलित थे, स्त्रियां जूरा बांधते थे तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के भी शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग जो थे आभूषण के यानी गहना पहनने का भी इसको यानी शौकीन थे, सोना का हो या चांदी का हो। ठीक है, श्रृंगार प्रसाधन के भी मतलब हड़प्पा वासियों शौकीन थे। ठीक है, श्रृंगार का भी यानी काफ़ी यानी शौकीन थे। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों के हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बने होते थे। देखिए, उस टाइम सोना और चांदी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इनके मतलब आभूषण किसके बनाते थे, यानी कीमती पत्थर के बनाते थे, हाथी दांत के बनाते थे। ये आभूषण बना के उन लोग पहनते थे। ठीक है, ये सामाजिक जीवन कहाँ का था, यानी हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में आपको हम बताएं। चलिए आप बात करते हैं हम लोग यहाँ का धार्मिक जीवन जो था, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन पर हम लोग यानी अध्ययन करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वरूप के कुछ प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जो आपको पॉइंट वाइज यहाँ दिया हुआ है। पहला क्या है, हड़प्पा संस्कृति मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई यहाँ मंदिर का यानी प्राप्त नहीं हुआ था, यानी कोई साक्ष्य अभी तक यहाँ का मंदिर वगैरह का नहीं मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मनुस्मृति की यानी पुरातात्विकता मात्र देवी की मूर्तियाँ मानते हैं। यानी यहाँ का जो है मात्र देवी की जो मूर्तियाँ ऐसे प्राप्त हुई थी, इससे पता चलता है कि मात्र देवी को सबसे ज़्यादा पूजते थे। साथ साथ में अग्नि पूजा भी उन लोग करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ यानी दिखाई दिया गया, ये भी है। ठीक है, मैके महोदय के मोहनजोदड़ो से एक ही ऐसे मुद्रा प्राप्त हुआ था। ठीक है, मुद्रा प्राप्त हुआ जिसको अभी तक यानी पढ़ा नहीं गया। वहाँ का मुद्रा जो था यानी क्या चित्रलिपि है, जो उसको अभी तक यानी नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है मतलब क्या लिपि को, हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्यक पत्थर तथा अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि के प्राप्त लिंग पूजा के संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि लिंग वहाँ के लोग जैसे कि पत्थर के मिट्टी के बने होते थे, यानी लिंग थे और योनि बना हुआ था, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है ये लिंग और योनि के पूजा करते थे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग छठा पॉइंट इसमें क्या है कि ये लोग वृक्ष विशेष पीपल की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के सिर से 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई दी गई। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग वृक्ष यानी पीपल के भी पूजा करते थे, और वहाँ के यानी पशुओं की भी पूजा करते थे। खास करके यानी बैल का जो है ज़्यादा मिला है, यानी बैल का भी लोग पूजा करते थे। ठीक है, पशुओं में कुंवर वाला बैल विशेष पूजनीय था, यानी कुंवर वाला बैल इन लोग यानी सबसे ज़्यादा यानी पूजते थे। देखिए, यहाँ कुंवर वाला बैल विशेष पूजनीय था। नाग पूजा के संकेत मिलते हैं, यानी नाग पूजा जो नाग और नागिन होता है उसका भी लोग यानी पूजा करते थे, नाग पूजा भी करते, जो अभी भी प्रचलित है। ठीक है, बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देता है कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। यानी वहाँ के लोग बड़ी संख्या में जो जैसे खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तो बड़ी संख्या में क्या ताबीज यानी प्राप्त हुआ था। इससे ये पता चलता था कि वहाँ के लोग भी यानी तंत्र मंत्र में ये भी यानी विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इसका ये संकेत था, यानी कहाँ के उसका यानी धार्मिक जीवन के आपके बारे में आपको बताया। अभी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं आर्थिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता का यानी जीवन यापन कैसे चलता है, वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त यानी
साक्ष्यों से वहाँ की अर्थव्यवस्था के उन्नति स्वरूप की झलक मिलती है, जिसे निम्न बिंदु द्वारा यानी समझा जा सकते हैं। पहला आपका कृषि है, उसका देखिए आर्थिक जीवन का सबसे वहाँ क्या था यानी कृषि था, क्योंकि वहाँ के लोग जो है लगभग 90% लोग जो है वहाँ पर कृषि, 90 क्या 100% अगर मानिए तो आप वहाँ के लोग जो है क्या कृषि पर निर्भर रहते थे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, क्योंकि खेती की उर्वरकता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का खेतों में सबसे ज़्यादा उर्वरकता पाया जाते हैं और जिससे अनाज जो है काफ़ी यानी पैमाने पर होता था। ठीक है, ये था यानी कृषि था, सबसे मेन आर्थिक जीवन का क्या था यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वो कृषि था। ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। यहाँ प्राप्त यानी मुद्राओं पर अंकित बैलों से विवादित होता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे, एक कुबरदार थे और ये बड़े सिंग वाले थे, एवं बिना कुबर वाले छोटे सिंग वाले भी थे। बैल, भेड़, कुत्ते, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊँट के इनके प्रमुख पालतू जानवर थे, यानी इन सारे जानवर जो है इसका यानी पालतू जानवर था हड़प्पा वासियों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, शिल्प तथा उद्योग धंधे। यानी शिल्प तथा उद्योग धंधे यानी छोटे पैमाने पर उद्योग करके भी वहाँ के लोग जो है पूरा आर्थिक अपना मजबूती करता। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्राप्त यानी हड़प्पा संस्कृति लोगों की स्पष्ट रुचि दृष्टिचार था। यानी शिल्प उद्योग में भी लोगों को काफ़ी रुचि था। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के आर्थिक जीवन में जो है शिल्प उद्योग से भी कुछ ना कुछ यानी मदद वहाँ से होता था। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है वहाँ का कृषि है। ठीक है, वहाँ जो निर्वाहन जो करते थे यानी निर्वहन जो करते थे तो ये कृषि से करते थे, पशुपालन से करते थे और शिल्प तथा उद्योग से करते थे। ये चीज़ ये मेन पॉइंट इसका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद हम लोग व्यापार तथा वाणिज्य। अब बात करते हैं क्या व्यापार तथा वाणिज्य की बात अगर हम लोग करें तो कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे के साथ साथ मतलब सैंधव निवासियों के व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफ़ी यानी क्या था रुचि था। ठीक है, उनके अतिरिक्त बाहर दोनों ही व्यापार काफ़ी उन्नति थे, यानी अंदर में भी करते थे बाहर भी, यानी बाहर अलग मतलब इससे भी करते थे, सभ्यता से भी को लोग क्या व्यापारी करते थे और अंदर से भी करते थे। ठीक है, सिंधुवासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे। जैसे सिंधुवासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये माप तौल के लिए कौन सा इकाई प्रयोग करता है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 का यानी अनुपात होता था, यानी उन लोग का मापने का पैमाना होता था। ठीक है, ये है मापने का यानी हड़प्पावासी का, ये याद रखना है आपको, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का यानी अनुपात होता था। ठीक है, मापने का। चलिए उसके बाद क्या था हड़प्पा तथा वाणिज्य के वहाँ का तो क्या था यानी सोना था, यानी क्या था वहाँ का मैन सोना। अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलर खान, यानी सोना कहाँ था यानी अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलर खान, यानी व्यापार करते थे कहाँ से, यानी सोना का व्यापार कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे, फ्रांस से करते थे, दक्षिण भारत से करते थे, कोलर खान से करते थे। उसका चांदी का व्यापार जो करते थे कहाँ से, यानी ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से भी करते थे। यह हड़प्पावासी चांदी का और सोना का भी व्यापार करते थे। तांबा यानी बलूचिस्तान, अरब, खेतरी, राजस्थान का भी करते थे। ठीक, राजस्थान से करते थे ये लोग। लाजार्द, नील रत्न, बदखसा ये अफगानिस्तान से करते थे। सीसा ईरान अफगानिस्तान से करते थे। सेलखड़ी ये बलूचिस्तान राजस्थान से करते थे। सुलेमा पत्थर ये सौराष्ट्र पश्चिमी भारत से करते थे। ठीक है, गुजरात वगैरह से भी ये जो है कहाँ मतलब ये क्या करते थे यानी व्यापार था, वाणिज्य करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन जो हो गया यानी कैसे हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता यानी का नष्ट कैसे हो गया, उसका यानी खत्म जो है कैसे हो गया। तो देखिए सर्वश्री मार्शल एवं मैके एवं ऐसा रॉम हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी बताते हैं। चूंकि अधिकांश नगर जो नदियों के तट पर बसा हुआ था तो वहाँ के लोग जो है ये अनुमान लगाते हैं, मतलब ये सर्वश्री मार्शल और ये जो है मतलब मार्शल मैके एवं ऐसा राव जो है ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि नदियों में के बाढ़ की वजह से जो है वो पूरी तरह से यानी ध्वस्त हो गया और उसको बहा करके लेके चले गया। तो सबसे बड़ा कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर का पतन होने का कारण जो माना जाता है वो बाढ़ का पानी से मतलब बताता है, बाढ़ का पानी। ठीक है, उसका मैके महोदय के चंद्रोदय से बाढ़ की साक्ष्य मिली है। मैके महोदय के चंद्रोदय से बाढ़ का यानी साक्ष्य मिला है। ठीक है, आर्नस्टाइन एंड घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के विनाश का कारण माना है, यानी जलवायु परिवर्तन से भी हड़प्पा सभ्यता का यानी पतन का यानी कारण माना जाता है। एम.आर. सहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जलसन को इस सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। ठीक है, मैंने भूकंप वगैरह से भी इसका यानी माना जाता है इसका पतन। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितना डेवलप था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए विज्ञान तथा तकनीकी प्रयोगिता हम निम्न बिंदुओं से अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए लिपि अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के निवासी ने एक भाव विचात्रक मतलब विचित्र लिपि का आविष्कार किया था जो अभी तक यानी पढ़ा नहीं गया है, वो चित्र वाला है। धातु कर्म में सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल, कठियावाड़, तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तु मिली है। वाहन मिली है। ठीक है, गोदिया, मुनौका। ठीक है, माप तौल की तकनीकी विज्ञान। हड़प्पा सभ्यता
सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीकी ज्ञान से परिचित थे। नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो का नगर एक मतलब नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था, यानी ये नगर टाइप का सभ्यता, नगर टाइप का। चिकित्सा ज्ञान, वहाँ के लोगों को चिकित्सा का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के पुरुषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजित का टुकड़ा मिला है, ठीक है, तो वहाँ के लोग ये सारी चीज़ की भी जानकारी थी। हड़प्पावासी द्वारा विवाहित सिंचाई के साधन भी थे। हड़प्पावासी वो जलाशय, कुआं एवं नहरों द्वारा सिंचाई भी करते थे, यानी सिंचाई करने का भी उन लोगों के पास साधन था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इस चीज़ को आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता भी कहा जाता है। आपको सवाल आएगा हड़प्पा सभ्यता को यानी कौन सा युग की सभ्यता कहा जाता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। देखिए हम लोग ये 12th क्लास का जितना भी था ये सारा आपका यानी सब्जेक्टिव आपको हम कवर किए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पार्ट 1 उस दिन हम लोग इतना सारा यानी एक्सप्लेन किए थे, ये सब्जेक्टिव में था। उसके बाद पार्ट 2 में आज हम आपको इतना बताएं। उसके बाद आप चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो आपका यानी स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बना करके लेके आए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यानी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? देखिए 1800 मतलब हड़प्पा टीले का जो उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में जो किया था यानी किसने किया था, आपको इसके बताना है। चार्ल्स मेसन ने बताया था, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन नामक या सर जॉन मार्शल ने बताया था। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए अगर पता है तो। राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका चार्ल्स मेसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? जैसे कि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में जो किया गया था वो आपको पता होगा राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और 1921 में जो इसका खोज जो किया गया था वो हड़प्पा का खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का परमाणु जो है ये कहाँ से मिला था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का परमाणु जो है ये कहाँ से मिला था, आप लोगों को इसके बारे में पिछले क्लास में भी हम बताए थे। तो देखिए कालीबंगान से जो है हल्का परमाणु का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए हैं, आप थ्योरी क्लास को अगर नहीं किए हैं तो आप लोग उसको जरूर कीजिए, तभी आपका यानी ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से बहुत ईजी तरीके से जो है सॉल्व हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? कनिंघम ने, अर्नेस्ट मैके ने या जॉन मार्शल ने, आपका सूरज भान ने? तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अर्नेस्ट मैके, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता जो सिंधु घाटी निवासियों को जो किसका यानी ज्ञान नहीं था, तो आपको पता होगा यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, जो बहुत दिन बाद ही यानी इसका लोहा का जो है आविष्कार हुआ। और ये लोहा का यानी ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये चीज़ आपको बताना। देखिए मोहनजोदड़ो का ये आपको बताए थे शब्द क्या, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बताए थे आपको? सिंधु का बाग इसे कहा जाता था। इसका मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यानी मृतकों का टीला, इसे सिंधु का बाग कहा जाता था। और ये किस भाषा का शब्द है? यानी सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको सिंधु घाटी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु घाटी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और इस मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। कालीबंगान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए कालीबंगान आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कालीबंगान जो है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा कालीबंगान आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होगा राजस्थान में जो है कालीबंगान स्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? यानी राय बहादुर दयाराम साहनी, अभी आपको बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा का यानी खोज किया गया था। और मोहनजोदड़ो का खोज जो किसने किया था? यानी राखलदास बनर्जी ने किया था। ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन यानी सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यानी आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता बनता है? शिव को जो है माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन यानी नहीं मानी जाती है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। 10 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रीट की सभ्यता की मानी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी क्रीट की सभ्यता की नहीं मानी जाती है, ठीक है। पहले जो यानी इससे पहले जब हड़प्पा सभ्यता का खोज जो नहीं हुआ था
उससे पहले लोग समझता था कि चीन की सभ्यता सबसे बड़ा है, मिस्र की सभ्यता सबसे बड़ा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे बड़ा है, लेकिन इससे कई गुना जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है हड़प्पा सभ्यता बड़ा है इन सारे से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यानी क्रीट की सभ्यता के यानी समकालीन नहीं मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, आपको अभी भी हम सब्जेक्टिव में पढ़ाए कि हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, जैसे कि आपको हम बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी ऑप्शन डी के साथ जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर माना जाए तो आपको पता होगा इसका सबसे बड़ा नगर आपका हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो किसने कब खोज हुआ था, इसका 1922 में खोज हुआ था। इसका खोज जो है किसने किया था, ये चीज़ आपको राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में है, और मोहनजोदड़ो किस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ आपको बता दिए कि इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो देखिए पुरातत्व के जो अंतर्गत है वो कौन नहीं आता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर आपका हो जाएगा यानी साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो देखिए कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करें तो ये जो है मतलब कब किया गया था, यानी कलकत्ता में मतलब किसने किया था, तो विलियम जॉनसन के द्वारा यानी किया गया था। और कब किया था ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था यानी कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन के बारे में आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था यानी कैसा था, यानी नगर पालिका जैसा था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। पहली बार हड़प्पा को यानी किस वर्ष यानी उत्खनन किया गया था, यानी पहली बार जो हड़प्पा को यानी किस वर्ष यानी उत्खनन यानी किया गया। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1921 में सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को, जिसमें राखालदास बनर्जी ने सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद 1922 में खोज हुआ हड़प्पा का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 आपके स्क्रीन पे, जैसे आपके स्क्रीन पे आ गया। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गोदीपाड़ा का कहाँ से यानी साक्ष्य मिला था, तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका इसका आंसर आपका लोथल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो 18 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होगा, यानी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको अभी हम बताएं। ठीक है, हड़प्पा जो आपका यानी रावी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पश्चिम उत्तर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल के बारे में आपको बताना है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल किस नदी के किनारे, यानी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आप सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसका इतना सारा यानी जो है ऑब्जेक्टिव था, जो 21 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कवर किए थे। उसके बाद आपको हम बता दें कि हम लोग स्पेशल जो है न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब करके भी और हम स्टडी भी करें, तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत रह जाइए, क्योंकि ऐसा आपके लिए हम सुविधा लेकर के आए हैं, जो अगर आप इस कोर्स के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिहार बोर्ड के टॉपर 100% आप बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ की सुविधा दिया जाएगा। जिसमें आपको हम यहाँ क्या बताएं कि इसमें जितने सारे सुविधा दिया गया इसमें आपको बता रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवेक क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर आपका सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, उसके स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी आप कॉल मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट कब की क्लास है, हर एक चीज़ की सुविधा आपको यानी यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अब इस बैच को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिशन करना पड़ेगा, जिसमें एडमिशन फी जो ऑनली जो है आपका यानी 499 रुपया में आपको यानी पूरा कोर्स आपको यानी कंप्लीट यानी प्रोवाइड किया जाएगा। 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स आपको यानी कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको पता होगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन या कहीं भी अगर आप कोचिंग करते हैं तो इसमें जो है मंथली फी उसका जो है आपसे लगभग 600 से 700 रुपया आपका यानी 1 मंथ का लेगा। लेकिन आपको यहाँ पूरा कोर्स कंप्लीट यानी ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का जितना सारा सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट आपको यानी प्रोवाइड करेंगे हम, मात्र 499 रुपये में आपको यानी सारा कोर्स यानी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको स्पेशल मतलब बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, बिहार बोर्ड स्टडी चैनल का नाम से है, ठीक है,
और इसी नाम से आपको यानी सर्च करना और उसमें आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। या अगर आप लोगों को वहाँ से दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कॉल करके इस नंबर पर पूछिए, व्हाट्सअप में आप यानी कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हमें कॉल कीजिए, सारी चीज़ की आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में जम करके शेयर करें, क्योंकि आपको इस तरह का क्लासेस जो है यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं देने वाला है, लेकिन हम आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है पूरी तरह से अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए और साथ में अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।